नमस्कार। आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत है। आज के पाठ का विषय है खेल। ये एक कहानी है बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी, जिसके लेखक जैनेंद्र कुमार हैं। पिछले पाठ में हमने ये जाना था कि हिंदी कहानी के इतिहास में जैनेंद्र कुमार ने किस तरह से मनोवैज्ञानिक रंग शामिल किया और अपने पात्रों के अंतर्द्वंद, व्यक्तिगत कुंठाओं का चित्रण अपने कई तरह के उपन्यासों और कहानियों में उन्होंने किया। ये हमने जैनेंद्र कुमार के साहित्यिक परिचय के अंतर्गत जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पाठ्यक्रम में शामिल कहानी खेल, जो बच्चों के मिट्टी से घरौंदे बनाकर खेलने का जो उनका शौक़ होता है, बच्चों का, बचपन में बच्चे खेलना पसंद करते हैं और उसमें डूब से जाते हैं खेल में, उसी घटना पर आधारित ये कहानी है। उसके बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों को खेल में जो आनंद मिलता है वह स्वर्गीय होता है। यहाँ स्वर्गीय कहने का अर्थ यह है कि जिस तरह से आत्मा की मुक्ति होती है और उसके बाद जो स्वर्ग का एहसास होता है, स्वर्गीय आनंद होता है, उसी तरह से जैसे कोई काव्य पढ़ते समय जो आनंद होता है, हृदय की मुक्ति जिसको कहते हैं, हृदय की, उस मुक्ति के जैसा ही अनुभव बच्चों को खेल में होता है। खेल बच्चों की कविता है। खेल बच्चों की परम भक्ति है, जिसमें ईश्वरीय आनंद उनको मिलता है। बच्चों के जीवन से अगर खेल को हटा दिया जाए तो उनका जीवन कितना नीरस हो जाएगा, उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए पाठ्यक्रमों में खेल के घंटे भी निर्धारित किए गए हैं। खेल जैनेंद्र कुमार की बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक हृदय स्पर्शी कहानी है। बात यह है कि यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से खेल को समझने का प्रयास यह कहानी करती है। और क्योंकि हम सभी के भीतर एक बच्चा होता है, वह इस कहानी से कनेक्ट हो जाता है और कहानी पढ़ते समय वह उसमें डूब जाता है। उसे उन पात्रों के साथ एकात्म का अनुभव होता है और वह उनके सुख दुख, उनकी पीड़ा को भोगने लगता है। यह इस कहानी की एक खासियत है। इसके जो पात्र हैं, सुरबाला और मनोहर, यह बच्चों के पात्र हैं। मतलब बच्चे इसी तरह के होते हैं। एक लड़का, एक लड़की, उनका मनोविज्ञान किस तरह से काम करता है, किस तरह से बाद में वो स्त्री और पुरुष बन जाते हैं, लेकिन उनकी शुरुआत बचपन में ही हो जाती है। इसका भी जिक्र जैनेंद्र कुमार जी इस कहानी में करते हैं।
स्त्रीत्व के जो नैसर्गिक गुण हैं वो बच्चों में बचपन से ही दिखाई दे लग जाते हैं, और जो पुरुषत्व के जो आक्रामक गुण हैं वो भी बचपन में ही हमें दिखाई देने लग जाते हैं। इसका भी जिक्र यह कहानी करती है। मनोहर और सुरबाला इस कहानी में दो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं जो गंगा किनारे खेल रहे हैं। गंगा के किनारे रेत का एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। वहाँ पर वो बच्चे मिट्टी में घरौंदे बना बना कर खेल रहे हैं। सुरबाला बालू को अपने पैर पर चढ़ाकर एक भांड बना लेती है। यहाँ पर जो भांड शब्द आया है वह एक तरह से घर के लिए आया है। घर बना रही है, छोटे जो घरौंदे होते हैं वो बना रही है। वह अपने इस घरौंदे में अपनी कल्पना के आधार पर सारी सुविधाओं की व्यवस्था करती है। बच्चों को आपने खेलते देखा होगा। बच्चे जब कोई घर बनाते हैं तो उसमें वो ये ध्यान रखते हैं कि कहाँ सोने का कमरा होगा, कहाँ रसोई होगी, कहाँ पानी रखा जाएगा, कहाँ पर टीवी रखा जाएगा, कहाँ पर क्या होगा। बच्चे पूरा अपनी कल्पना की दुनिया में ही जीते हैं, और उस कल्पना की दुनिया में ही वो सारी व्यवस्थाएं उस छोटे से घरौंदे में कर देते हैं। आपने कक्षा 10 में एक कहानी पढ़ी होगी जिसमें वो शिव पूजन सहाय की कहानी थी, देहाती दुनिया, जिसमें देहाती दुनिया का एक अंश था उपन्यास का, जिसमें वो शिव शंभू नाम का बच्चा होता है। फिर वो किस तरह से बच्चे खेलते हैं, बच्चों को जिमाने का कार्यक्रम होता है, जिमाते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, जिमाने में जो खाना बनाते हैं वो भी पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों का खाना बना देते हैं, पत्तियों का खाना बना देते हैं। तो इस तरह से बच्चों की एक अलग ही दुनिया होती है, बड़ी काल्पनिक दुनिया होती है, और वो उसमें पूर्णतया तन्मय होकर के डूब जाते हैं। वो वही आस्वाद लेते हैं। बच्चों के खेल में जो भोजन का आस्वाद होता है वो वही आस्वाद होता है जो वास्तविक होता है। बच्चे उसमें खुश होते हैं, और कई बार तो जो बचपन में जो इन खेलों में जो मिलने वाली खुशी होती है वो महसूस करते हैं कि बाद के जो वास्तविक जीवन में भी अगर हम ऐसे कार्यक्रमों में होते हैं तो वहाँ खुशी वो नहीं मिल पाती है। तो बच्चे कल्पना में जीना उनकी एक नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है, तो वो बच्ची सारी व्यवस्था उसमें करती है और पूरी तन्मयता से उसे थपथपाती है। वह घर उसके आत्मा की अभिव्यक्ति है। उसे बड़ी ही तन्मय होकर के उसी में डूब करके घर का ही एक अंग बन करके उसको बड़े प्यार से घर को तैयार करती है, थपथपा करके मिट्टी को जमा करके घर बनाती है। और उसकी समझ में उसने एक अद्भुत चीज का निर्माण किया है। बच्चे जब किसी चीज को देखते हैं तो उसको एक चमत्कार के भाव से देखते हैं। उनके लिए हर एक छोटी छोटी घटना, क्योंकि वो इस दुनिया में आए हैं, वो पहली बार किसी चीज को देखते हैं तो उसमें उनको चमत्कार नजर आता है। इसीलिए बच्चे आप देखेंगे हर चीज को कितनी जिज्ञासा से डूब कर देखते हैं। ये जिज्ञासा जैसी बच्चों में होती है वैसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जीवन बोरियत से भर जाता है। लेकिन बच्चों में हर चीज उनके लिए अद्भुत होती है, और वो जो चीज़ बनाते हैं वह उनके लिए एक आविष्कार होता है। बच्चा अगर किसी गत्ते का, किसी पुराने चीज़ों का एक कोई घर, कोई भी चीज़ बनाता है, खिलौना बनाता है, तो वह उसकी समझ में है वो दुनिया का एक अद्भुत चीज़ है, वैसी किसी ने नहीं बनाई है, और इस चीज़ की वह तारीफ़ करना पसंद करता है। जिन बच्चों को इन छोटी छोटी जो उनके जो निर्माण होते हैं उन निर्माण की अगर तारीफ़ मिल जाती है तो उनमें एक आत्मविश्वास जन्म लेता है, और अगर उनकी तारीफ़ न करके उसकी निंदा कर दी जाए तो वो उनमें कुंठा का रूप धारण कर लेती है।
जो उनको ज़िंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ती है। और बचपन में मिली हुई छोटी सी तारीफ, प्रशंसा बच्चे के विश्वास को कई गुना बढ़ा देती है और बच्चा जीवन भर उसके साथ उसकी ऊष्मा को महसूस करता है। उसे एक उपलब्धि समझता है बच्चा उस चीज़ को। तो ये हम बच्चों में देखते हैं। बच्चे सभी के घरों में होते हैं, आपके घरों में भी होंगे। तो वहाँ आप देखें बच्चों को, उनके खेल को कभी गौर से देखें, किस तरह से उसमें डूब जाते हैं। उसमें एक अद्भुत आनंद उनको मिलता है। और बच्चा कोई चीज़ बनाता है तो वह दूसरों को दिखा करके प्रशंसा चाहता है। अपने मम्मी पापा को बुला करके कहता है, देखो पापा मैंने ये वस्तु बनाई है, मम्मी मैंने ये वस्तु बनाई है। और मम्मी पापा अपने सारे काम को छोड़ करके उसको गौर से देखते हैं, उसमें दिलचस्पी लेते हैं, उसकी तारीफ़ करते हैं, तो बच्चों को बड़ा आनंद आता है। और अगर कोई माँ बाप बच्चों के लिए इतना समय भी नहीं दे पाए कि उसको प्रशंसा के, प्यार के दो बोल बोल दें, तो बच्चे के मन में हीन भावना जन्म ले लेती है। और अगर तारीफ के बदले कोई उसकी निंदा कर दे, उसको तोड़ ही दे उसके खिलौने को, तो बच्चों के दिल के टूटने के समान होता है। बच्चों का मासूम सा दिल, नाजुक हृदय इससे आहत हो जाता है। वह उस खिलौने को नहीं तोड़ रहे हैं, बच्चे के दिल को तोड़ते हैं। तो यहाँ पर भी वो जो लड़की है सुरबाला, वह उस अपनी अलौकिक कृति जो उसने दुनिया में कहीं नहीं बनी है, वह मनोहर को दिखाना चाहती है। मनोहर उसी की उम्र का एक, तो उससे थोड़ा सा बड़ा एक लड़का है, उसको दिखाती है कि देखो मैंने अद्भुत वस्तु का आविष्कार कर दिया है। और मनोहर की प्रवृत्ति अलग है, उसमें एक आक्रामकता है, एक ईर्ष्या टाइप भाव उसमें है। वह आकर के उसकी दुनिया को, उसकी उस अलौकिक कृति, उसकी जो घरौंदा उसने बनाया है, आकर के एक पैर की प्रहार करता है, लात मारता है, चोट मारता है और उसे बस उसमें भी बिल्कुल मिट्टी में मिला देता है। यह देख करके बच्ची का मुँह फक हो जाता है और जैसे कि उसकी सारी दुनिया नष्ट हो गई हो। पूरी दुनिया से कट करके, पूरी तन्मय होकर के उसने वो घरौंदा बनाया था और वह घरौंदा तोड़ दिया गया था। तो यह एक उसके लिए हृदय पर प्रहार जैसा होता है। बहुत नाराज़ होती है, रूठ जाती है। अब बच्चों की एक दूसरी जो मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है कि बच्चों का सुख दुख, क्रोध, खींच, गुस्सा ये ज़्यादा देर तक का नहीं होता है। तो जो वो लड़का है वह उस लड़की को जब उदास देखता है तो वह बड़ा दुखी होता है, अपने किए पे पछतावा उसे होता है और वह उसका रूठना सहन नहीं कर पाता है। बच्चे दूसरों का अपने से कुट्टी हो जाना सहन नहीं कर पाते हैं। जब कुछ सारे दूसरे बच्चे उस बच्चे से कुट्टी हो जाते हैं कि तेरे से बात करना बंद कर देते हैं, तो बच्चों को बड़ा ही दुख होता है। वो किसी तरह से अपने साथियों को मनाते हैं। वह अपने जो पीयर ग्रुप होता है, उनका जो समूह होता है, उसको अपने घर वालों से ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अपने साथियों को, अपने बचपन के लंगोटिया दोस्तों को वो समझते हैं, उनसे बहुत प्रेम करते हैं और उनके रूठने पर वो बहुत परेशान होते हैं, किसी तरह से उनको मनाते हैं। तो यही बात मनोहर में होती है। वह उसका रूठना सहन नहीं कर पाता, वह उसे मनाने का प्रयास करता है, उसे तरह तरह की बातें करता है और जब नहीं मानती है तो वह कहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए फिर से दूसरा घरौंदा तैयार कर दूँगा। वह बच्चा उसके लिए वह बताती जाती है और वह घरौंदा तैयार करता है। वह अपनी इच्छा अनुसार उससे घरौंदा बनवाती है और जब वह दूसरा घरौंदा मनोहर के द्वारा तैयार हो गया है तो सुरबाला के मन में पता नहीं क्या तरंग उठती है कि वह एक लात मार करके उसके घरौंदे को भी तोड़ देती है
और इस चीज़ को तोड़ करके वो जो हंसते हैं बच्चे, वो जो हंसी होती है उनकी, वह स्वर्गीय हंसी होती है। उस हंसी का आनंद अद्वितीय होता है। दोनों बच्चे हंस करके घरौंदा तोड़ करके नाचने लगते हैं और एक इस घटना के साथ ये कहानी समाप्त होती है। अब आप इसे समझ सकते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, इस कहानी में कौन सी बड़ी बात कह दी लेखक ने। लेकिन यही तो बड़ी बात है कि बच्चों की खुशी किस प्रकार से उनको मिलती है, उसका इसमें बाल मनोवैज्ञानिक चित्रण। खेल से बच्चे कितने प्रसन्न होते हैं, वो खेल ही उनकी ज़िंदगी का स्वर्गीय सुख होता है। इस बात का जिक्र इसमें कहानीकार ने बड़ी ही मार्मिक भाषा में, छोटे छोटे वाक्यों में, अर्थपूर्ण वाक्यों में कहानी को रचा है। और ऐसा एक ताना बाना कहानी का ऐसा बना है कि आप पाठक उस कहानी में डूब सा जाता है। बहुत ही प्यारी कहानी है। खेल जो होता है वह बच्चों की पवित्र, निर्मल और अबोध दुनिया है। उसमें किसी प्रकार का कलमश नहीं होता है। बच्चों की जो दुनिया होती है वो बिल्कुल पवित्र होती है। उसमें बड़ों जैसी ईर्ष्या, द्वेष नहीं होते हैं, वो उसमें फंस नहीं पाते हैं। प्रेमचंद ने कहा है कि बच्चे ऐसी छोटी छोटी मछलियाँ होती है जो ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच के जो जाल होते हैं उसमें नहीं फंसती है, उसके छोटे छोटे छेदों में से निकल करके बाहर आ जाती है। जबकि बड़े लोग होते हैं वो इस जालों में फंसे रहते हैं और दूसरों से दूरियां बना लेते हैं। आप देखते हैं कि भाई लड़ते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो उसमें बच्चों में कोई मनमुटाव नहीं होता है। भाई जो होते हैं सगे भाई, वो उस लोभ, लालच, मोह माया के जाल में फंस जाते हैं क्योंकि वो बड़े हो चुके हैं, वो बड़े मछली बन चुके हैं, बड़ी मछलियाँ हो गई हैं, मोटी मछलियाँ हो गई हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं दो घरों के, वो छोटी छोटी मछलियों के समान होते हैं जो उन जालों से निकल करके एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खेलते कूदते हैं, साथ रहते हैं। तो ये जो कलमश है ये बच्चों के मासूम हृदय पर अपनी पकड़ नहीं बना पाता है। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दोनों बच्चों में मनमुटाव हुआ है, लेकिन वो कितनी देर टिका है वो मनमुटाव। फिर थोड़ी देर बाद में दोनों ही नाच रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो यही बच्चों की विशेषता होती है, मनोविज्ञान होता है उनका। और खेल उनके लिए एक सुख की अनुभूति है और परस्पर रूठना मनाना उनके स्वाभाविक क्रियाकलाप है। बच्चे दिन भर में पता नहीं कितनी बार एक दूसरे से कुट्टी होते हैं और फिर वापस एक दूसरे से समझौता करते हैं, फिर खेलते हैं और फिर किसी छोटी सी बात पर फिर नाराज हो जाते हैं। तो ये उनके क्रियाकलाप का हिस्सा है। और जैनेंद्र कुमार ने इस कहानी में कुशलता से, ये बाल मनोविज्ञान की आरंभिक कहानियों में से एक मानी जाती है जिसमें बड़ी कुशलता से उन्होंने बच्चों का जो भोला भाला संसार है उसके स्वर्गीय आनंद को व्यक्त किया है। बच्चों के लिए जीवन एक खेल के समान है। खेल में स्पर्धा होती है, यहाँ पर भी स्पर्धा है। सुरबाला और मनोहर के बीच में घर बनाने की स्पर्धा है कि उसने घर क्यों बना लिया मुझसे अच्छा। ये स्पर्धा होती है, हार भी होती है। हार में बच्चों का चेहरा फक पड़ जाता है, वो रुआंसे हो जाते हैं और जीत में इतने ज़्यादा डूब जाते हैं कि ऐसे जैसे कि कोई कारों का खजाना मिल गया हो वैसे नाचने लगते हैं। हार में जैसे उनकी पूरी दुनिया उजड़ गई हो और जीत में ऐसे जैसे कि उन्हें बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो वैसे वो नाचने लगते हैं। तो ये एक विशेषता बच्चों के जीवन की होती है। लेकिन उनकी हार और जीत अस्थायी होती है। तो विद्यार्थियों, आज हमने खेल कहानी का जो सार है, उसका जो सारांश है, उस पर हमने बातचीत की। अब हम इस कहानी का पाठ करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।